नमस्कार। पोल पाठ में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। अगेन हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ, तो यदि आप नए जुड़े हैं तो आपके लिए जो प्रैक्टिस प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक जो है डाल रखा है। आप वहाँ से सारे वीडियोज़ अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस वीडियो के लास्ट में भी मैं जो प्लेलिस्ट है प्रैक्टिस की वो लगा दूंगी, तो आप वहाँ से भी वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट आ जाएगी, तो वहाँ से भी अवेल कर सकते हैं। प्लस हमने क्या किया है कि वीडियो कोर्सेज़ के जो वीडियोज हैं उनको सेपरेट प्लेलिस्ट में डाला है, और ये प्रैक्टिस के जो हैं ये सेपरेट प्लेलिस्ट में है, ताकि आपको आसानी रखे। आप टॉपिक पे वीडियोस चाह रहे हैं या प्रैक्टिस पे, तो उसी अकॉर्डिंग उस प्लेलिस्ट पे जा कर के आप देख सकें। और जो ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो हैं, आगे इन फ्यूचर मैं इस पर भी काम कर रही हूँ। जो ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ हैं तो मैं एक ट्रिक्स वीडियो करके प्लेलिस्ट बना दूँगी, तो वहाँ पर वो सारे सेग्रीगेट हो जाएंगे, तो आप जिस पर चाहें उस पर आसानी से अपना जा कर के वीडियोज़ को टाइप ऑफ वीडियो आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सहभागी जनतंत्र डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करता है, यानी कि किसकी वृद्धि करता है, किसका विकास करता है। तो ऑप्शन है विकेंद्रीकरण की, या सुविधा वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व की, या सक्रिय नागरिकता की, या राजनीतिक जवाबदेही की। तो किसकी जो है ये वृद्धि करता है, यानी कि किस इंक्रीज किस चीज़ की करता है, किस चीज़ को इंक्रीज करता है। तो जो ये सहभागी जनतंत्र है ये सक्रिय नागरिकता की वृद्धि करता है, क्योंकि जो नागरिक सहभागिता है ये न केवल उत्तम समाज के लिए एक ज़रूरी शर्त है, बल्कि यह उत्तम जीवन का भी एक आवश्यक अंग है। नागरिक सहभागिता के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे कि आप ये जल से जुलूस, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, धरने, सामुदायिक गतिविधियों एवं प्रचार के रूप में ये सामने आ सकते हैं। तो इनके ये कई रूप होते हैं। तो सहभागी जनतंत्र किसमें वृद्धि करता है, जो है सक्रिय नागरिकता। और सक्रिय नागरिकता का रूप हमें यही जो है विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और सामुदायिक गतिविधियाँ, और निर्वाचन में जो इलेक्टोरल सिस्टम होते हैं, मत देने में बढ़ चढ़ के भाग लेना, ये सब में हमें दिखता है। तो हम देखेंगे अभी दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा सामान्यतया निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो जो दबाव समूह होते हैं इन्हें प्रेशर ग्रुप भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इनके द्वारा कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। बहिष्कार और धरना, बायकॉट, या पिकेटिंग, या फिर लॉबी प्रचार जिसको लॉबिंग बोलते हैं, या विधि अभियोग, या शांतिपूर्ण प्रदर्शन। तो किसको जो है ये दबाव समूह अमेरिका में, बेसिकली अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिका में लॉबी प्रचार या जो लॉबिंग बोलते हैं जिसको, ये जो है इसी को प्रयोग में लेते हैं अमेरिका में। ये लॉबिस्ट 3 प्रकार के कार्य करते हैं। ये लॉबिस्ट अमेरिका में जो है लॉबिस्ट कार्य करने वाले व्यक्ति दबाव समूह और सरकार के बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं। और ये लॉबिस्ट अगर देखें कि किन किन कार्य से अपना ये काम जो है संपूर्ण करते हैं, तो ये मेनली 3 प्रकार के कार्य करते हैं जो ये लॉबिस्ट होते हैं। तो एक होता है सूचनाएं जो है प्रसारित करना। जो ये लॉबिस्ट होते हैं, लॉबिस्ट ये 3 प्रकार के काम करते हैं मेनता। पहला क्या है, सूचनाएं प्रसारित करना। और दूसरा क्या है, दूसरा इनका काम होता है नियोजनकर्ता के हितों की रक्षा करना। जो नियोजन करता है, नियोजनकर्ता के हितों की रक्षा करना। और क्या होता है
और ये होता है कि राजनीतिक प्रभावों को स्पष्ट करना, जो विधियों के राजनीतिक प्रभाव हैं इनको स्पष्ट करना। तो तीसरा क्या हो गया, जो विधियों के राजनीतिक प्रभाव हैं, प्रभाव इनको स्पष्ट करना, इनको स्पष्ट करना, ये जो है इनके मेन काम है। तो ये जो है इनका जो लॉबी प्रचार है, इनका कौन सी विधि लाई जाती है, लॉबी प्रचार, यानी कि लॉबिंग जो है ये अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा सामान्यतः इसको प्रयोग में लिया जाता है। और इनके 3 प्रमुख कार्य हैं, वो हमने आपको बता दिया, ऑप्शन जो है यहाँ पर वो भी आपको हमने बता दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह प्रेशर ग्रुप का प्राथमिक उद्देश्य है? सरकार की आलोचना करना, चुनाव लड़ना, नीति निर्माण करना या नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो जो ये मेनली देखें, जो हित समूह होते हैं या प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये सभी एक ही हैं। तो ये ऐसे जो है संगठित समूह होते हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है कि जो शासन के निर्णय होते हैं उनको प्रभावित करना, परंतु वे कभी ये कोशिश नहीं करते हैं कि वो सत्ता पर खुद आसीन हो जाए या अपने सदस्यों को आसीन कर दें, स्थापित कर दें, ऐसा इनका प्रयत्न होता नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो ये नीति निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना, यानी कि जैसी नीति वो बनवाना चाहते हैं या नीति में कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं तो इसके लिए वो सरकार पर दबाव डालते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी कि जो उत्तर व्यवहारवाद के बारे में आपको ये पढ़ना है। व्यवहार का निराकरण करता है, यानी कि व्यवहार को जो है रिजेक्ट करता है, या व्यवहारवाद को संशोधित करता है, मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, या राजनीति के अध्ययन में मूल्यों को अनुमति देता है, मूल्यों को अनुमति देता है, या विश्व के साथ सक्रिय भागीदारी का समर्थन करता है, समर्थन करता है। और उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, आपको कूट में से वो निकालना है। तो ये पहला और तीसरा है, या तीसरा और चौथा है, या दूसरा और तीसरा है, या पहला, दूसरा और चौथा है। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है ये क्या करता है, बेसिकली जो है व्यवहारवाद को संशोधित, यानी कि उसमें कुछ सुधार की मांग करता है, ये हो गया। और राजनीति के अध्ययन में मूल्यों की अनुमति देता है। तो ये जो है उत्तर व्यवहारवाद क्या करता है कि इसमें जो है जो सामाजिक समस्याओं के प्रति अत्यंत सजग है ये, और उनके समाधान के लिए सामाजिक परिवर्तन की मांग करता है, और इसमें मूल्यों की भी बात करता है। तो दूसरा और तीसरा जो है यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन सी भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? नागरिक सद्गुण और उत्तरदायित्व, जो राजनीतिक संस्कृति की बात हो रही है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नागरिक सद्गुण और उत्तरदायित्व, सहभागी और बहुलवादी जनतंत्र, विवेकशील नौकरशाही के द्वारा व्यवस्था, या योग्यता की खोज। तो अगर हम बात करें इसमें कौन सा एक शामिल नहीं है, तो अगर राजनीतिक संस्कृति की बात हो रही तो योग्यता की खोज, ये द सर्च फॉर क्वालिटी, तो सर्च फॉर क्वालिटी इसमें जो है शामिल नहीं है। बाकी के तीनों जो है शामिल है। जो राजनीतिक संस्कृति है, राजनीति के प्रति लोगों की धारणाएं हैं, क्या है राजनीति के प्रति, राजनीतिक संस्कृति क्या है, जो लोगों की धारणाएं होती हैं राजनीति के प्रति, वही राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। और इसका मतलब है कि कहाँ तक नागरिक यह महसूस करते हैं कि वे निर्णयकारी प्रक्रिया में जो निर्णय सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं उसमें भाग लेकर उसे प्रभावित कर सकते हैं, वे भाव से संबंधित अभिव्यक्ति हैं। तो ये क्या है, यही जो नागरिकों के मन में ये भाव रहते हैं कि वो कितना सरकार को जो है प्रभावित कर सकते हैं,
तो ये सारी चीज़ें, ये उनके भाव, उनकी सोच, यही सब राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो नागरिक, ये तीनों सेंटेंस जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे, बट योग्यता की खोज ऐसा नहीं आता है। आगे है, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही तानाशाही की कीमत है, संसदीय जनतंत्र की कीमत है, या राजतंत्र की कीमत है, या संवाद की कीमत है। तो जो हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार है, तानाशाही के अनुसार नौकरशाही क्या है, संसदीय जनतंत्र की कीमत है। इनके अनुसार ये जो है, क्योंकि हर्बर्ट मॉरिसन ने नौकरशाही की आलोचना करते हुए इसे संसदीय जनतंत्र की कीमत बताया है। इन्होंने क्या है, नौकरशाही की आलोचना की है और कहा है कि ये जो संसदीय जनतंत्र है उसकी कीमत है क्या, नौकरशाही। और ऑप्शन भी यहाँ पर सही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारत के दल विहीन जनतंत्र का समर्थन किया था? ये यहाँ पर दल विहीन जनतंत्र की बात हो रही है। तो एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, या राम मनोहर लोहिया। तो अगर हम दल विहीन की बात, जनतंत्र की बात करते हैं, तो जयप्रकाश नारायण यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो है सर्वोदय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया था कि दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था। और इस योजना के अनुसार हुआ क्या था कि आंदोलन के आरंभिक अवस्थाओं में विभिन्न राजनीतिक दलों, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सभी के नेताओं को या उन सभी के सदस्यों को, राजनीतिक दलों को जो है, पूरे राजनीतिक दलों को सर्वोदय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और फिर वो अपने अपने विचार धीरे धीरे, ग्रेजुअली, एकदम से नहीं होगा, लेकिन समय के साथ जब वो बार बार उसमें आमंत्रित होंगे और आएंगे और अपने विचार रखेंगे, तो वो अपने मतभेदों को बुला करके इस कार्य में सहयोग देंगे और आगे चलकर भिन्न भिन्न दलों के रूप में भी अपनी पहचान मिटा देंगे और सर्वसम्मत कार्यक्रम स्वीकार कर लेंगे। यानी कि एक ही जैसी उनकी सोच, एक विचार, एक उद्देश्य पर वो काम करने लग जाएंगे। तो इसी को दल विहीन जनतंत्र का नाम, कार्यक्रम जो है बोला था इन्होंने। और सर्वोदय कार्यक्रम के अंतर्गत ये आंदोलन चलाया था जयप्रकाश नारायण ने, मतलब ये ऐसा करना चाहते थे, सुझाव दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामाजिक जनतंत्र निम्नलिखित में से किसमें संतुलन स्थापित करने का समर्थन करता है? व्यक्तिवाद और रूढ़िवाद के मध्य, या समाजवाद और साम्यवाद के मध्य, या व्यक्तिक अधिकार और सामाजिक अधिकार के मध्य, या जनतंत्र और साम्यवाद के मध्य। तो जो ये सामाजिक जनतंत्र है, ये व्यक्तिक अधिकार और सामाजिक कल्याण के मध्य ये क्या करता है, सामंजस्य बिठाने की बात करता है। और जो है ये कहता है कि ये एक तरफ तो ये क्या करता है कि लोगों के विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, व्यवसाय आदि की अनिवार्य स्वतंत्रताओं के लिए ये मतलब काम करता है, यानी कि उनको स्वतंत्रता देने की बात करता है। जबकि दूसरी ओर ये क्या करता है कि यह निर्धनता, अज्ञानता, व्याधि, भूख, आश्रयाभाव, यानी कि जहाँ पर शेल्टर्स जो होते हैं लोगों को रुकने के लिए, जिनके पास घर नहीं है उन्हें आश्रय, तो शेल्टर्स के अभावों को दूर करना। तो ये सारी जो है सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की भी नीति अपनाता है, यानी कि उसके लिए भी वो मतलब बातें करता है जो लोगों के जीवन में कष्टदायी हैं, कष्टकारी हैं। तो ये दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने की बात करता है कि जहाँ पर व्यक्ति को स्वतंत्रता भी मिल जाए, उनकी अभिव्यक्ति, आशा, व्यवसाय, हर चीज़ से लेकर के, और दूसरी तरफ जो निर्धन है, जो वंचित लोग हैं, जो अज्ञान है, उनको भी सारी सुविधाएं मिल जाएं, ज़रूरत भर की बेसिक चीज़ें उनको मिल जाएं। तो ये व्यक्तिक अधिकार यानी कि व्यक्तियों के अधिकार, इंडिविजुअल राइट्स, और सामाजिक कल्याण यानी कि जो गरीबों, वंचित हैं, जो कि खुद अपना, उनके पास बहुत कुछ नहीं है, अपने लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनको बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कराना सामाजिक कल्याण के अंतर्गत आता है। तो दोनों के मध्य सामंजस्य बिठाता है। अगला देखते हैं, आधुनिक विचार। थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस बेसिस पे आप जो है डिसीजन ले रहे हैं, किस बेसिस पे आप ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो आपको
एग्ज़ाम्स में भी ये चीज़ हेल्प करेंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं क्वेश्चन वहाँ सेम टू सेम आएगा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाएगा। लेकिन यदि आपको उसके पीछे की स्टोरी पता है, उसकी हिस्ट्री पता है, एक प्रकार से वो केस आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है, तो आप क्वेश्चन कितना भी घूम के आए आप कर लेंगे। तो मेरा मोटिव यही है कि आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन पर डिपेंड ना रहें, बल्कि आप एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। सिर्फ टिक टिक करके मेरा भी काम आसान हो जाएगा और सब अभी के लिए आपका भी आसान हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काम करने वाला नहीं। लॉन्ग टर्म में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही काम करेंगी और उसी पर मेरा फोकस है। तो अभी हम ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक विचार जिसने जनतंत्र को बृहत एवं जटिल समाजों के लिए व्यवहार्य बनाया है। तो यहाँ जो आधुनिक विचार है जिसने जनतंत्र को, यानी कि जो प्रजातंत्र कह लो, डेमोक्रेसी कह लो, जो भी कह लो आप, बृहत एवं जटिल समाजों के लिए व्यवहार्य बनाया, यानी कि आसान बनाया, फिजिबल की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो बड़े और जटिल समाज हैं उनके लिए व्यवहार बनाया है, वह है कौन सा है? अधिकार है, विकेंद्रीकरण है, संघवाद है या प्रतिनिधित्व है। तो देखिए यहाँ पर बृहत, बड़े और जटिल समाजों की बात हो रही है, तो अधिकार तो कहीं भी हो सकते हैं और विकेंद्रीकरण भी किसी भी उसमें हो सकता है, संघवाद में तो होता ही होता है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर प्रतिनिधित्व। अगर हम बड़े समाज की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, क्योंकि जो ये क्या होता है, जो जनतंत्र होता है, प्रजातंत्र होता है, ये दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जो है इसमें क्या होता है कि सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा कि यूनान वगैरह में देखने को, प्राचीन यूनान में, एथेंस में वगैरह में, इस सब में देखने को मिलता था। लेकिन आज के जटिल समाज में, जहाँ पर बड़े बड़े समाज हैं और ऐसा जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उनके प्रतिनिधि उनके बिहाव पे सारे निर्णय, नीति, विधियाँ बनाते रहते हैं। तो जटिल क्या हुआ? प्रतिनिधित्व। जो प्रतिनिधित्व की ये जो है व्यवस्था है, ये बृहत एवं जटिल समाजों के लिए व्यवहार्य बन गई है, यानी कि व्यवहार बनाया है जनतंत्र को बृहत एवं जटिल समाजों के लिए व्यवहार बनाया है। किसने? प्रतिनिधित्व ने। क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव ही नहीं है। हर कोई जाकर के हर डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, संभव ही नहीं है। ना ही सबके पास टाइम है, ना ही सभी कैपेबल हैं, और ना ही ऐसा कोई स्थान बन सकता है कि जहाँ पर इतने लाखों लाख लोग इकट्ठा होकर के डिसीजन लें। तो ये व्यवहार में जो है बड़े समाजों के लिए ये व्यवहार में हो ही नहीं सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उदारवादी जनतंत्र प्रतिस्पर्धा और निर्वाचन विकल्प पर आधारित है। उदारवादी जो जनतंत्र है यह क्या है? प्रतिस्पर्धा और निर्वाचन विकल्प पर आधारित है। जो प्राप्त होते हैं कहाँ से होते हैं? राजनीतिक बहुलवाद से या व्यापक परिसर की विरोधी धारणाओं के निराकरण से या प्रतिद्वंदी राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध द्वारा या चमत्कारी नेताओं द्वारा। तो अगर हम उदारवादी जनतंत्र की बात करें तो इसमें जो क्या है, राजनीतिक बहुलवाद के द्वारा जो है ये जो प्रतिस्पर्धा और निर्वाचन विकल्प किस पर आधारित है? ये सब राजनीतिक बहुलवाद के द्वारा जो है होता है। जो उदार लोकतंत्र के समर्थक हैं ये कहते हैं कि केवल एक राजनीतिक दल को राजनीतिक सत्ता का एकाधिकार प्राप्त हो जिस देश में, जहाँ पर भी, वहाँ की व्यवस्थाओं को लोकतंत्र नहीं माना जा सकता है। इनका ये जो है तर्क है। इसके लिए आवश्यक है, ये मानते हैं कि जो जनतंत्र है या प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है कि वहाँ पर राजनीतिक बहुलवाद हो, ताकि ये दल जो है सार्वजनिक नीति के वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके जनसाधारण को संतुष्ट कर सके। ऐसा जो है इनका जो उदारवादी जनतंत्र है, जनतंत्र के समर्थक हैं, इनका मानना है। तो ये राजनीतिक बहुलवाद के समर्थक हैं कि राजनीतिक बहुलवाद होना चाहिए किसी भी मतलब देश में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, हंटिंगटन के अनुसार निम्नलिखित देशों या क्षेत्रों में किसे जनतंत्रीकरण की तृतीय लहर में
माना जा सकता है। जापान और जर्मनी, भारत और इजराइल, ब्रिटिश, फ्रांस और यूएसए या दक्षिण और पूर्वी यूरोप। तो इनके अनुसार ये हंटिंगटन के अनुसार क्या है, इनके अनुसार ये दक्षिण और पूर्वी यूरोप को इन्होंने माना है। अगला देखते हैं। प्रत्यक्ष जनतंत्र का सर्वप्रथम ज्ञात उदाहरण पाया जाता है एथेंस में, स्पार्टा में, केरिंथ में या साइक्यूस में। किसमें पाया जाता है? तो जो प्रजातंत्र के, मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दो रूप होते हैं। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? ऐसा शासन जिसमें सत्ता का निवास तथा साथ ही उसका प्रयोग लोगों के बड़े तथा शक्तिशाली भाग के हाथों में रहता है। और जैसे एथेंस में स्वतंत्र लोग तथा रोम में धनी लोग, ये जो है सत्ता जो है इनके हाथ में रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा। एथेंस में जो है प्रत्यक्ष जो है जनतंत्र का सर्वप्रथम ज्ञात उदाहरण जो कि नॉलेज में हो, वो एथेंस में पाया जाता है। निम्नलिखित सरकारी व्यवस्थाओं में से किसका द्विसदनात्मकता एक आवश्यक लक्षण है? राष्ट्रपति या अध्यक्षात्मक व्यवस्था का, संसदीय व्यवस्था का, संघीय व्यवस्था का या फिर एकात्मक व्यवस्था का? तो अगर जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था जैसे बाइकैमरलिज्म एक आवश्यक लक्षण किसका होगा? तो वो संघीय का होगा। जो फेडरल सिस्टम है उसका होगा संघीय व्यवस्था, यानी फेडरल सिस्टम का ये एक आवश्यक गुण है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लोगों के प्रतिनिधियों को प्रथम सदन में जो है प्रतिनिधित्व दिया जाता है और इकाइयों के प्रतिनिधियों यानी कि जो राज्य होते हैं उस देश के अंदर जो राज्य होते हैं, जैसे अपना इंडिया है, इंडिया के अंदर केरला हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये राज्य हुए, तो ये इकाइयाँ कहलाती हैं। तो इकाइयों के प्रतिनिधियों को दूसरे सदन में स्थान दिया जाता है, जैसे कि अपने यहाँ राज्यसभा में दिया गया है। तो ये जो है बायोकैमरलिज्म किस में आता है? संघीय, सी हो जाएगा। संघीय व्यवस्था का ये आवश्यक लक्षण है, क्योंकि इसमें दो तरह के प्रतिनिधि को दो अलग अलग सदन में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसे चीन ने सामाजिक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में वर्णित किया था? यूएसए को या यूएसएसआर या भारत या जापान? तो जो है चीन ने क्या है, यूएसएसआर को क्या कहा था कि ये सामाजिक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में इसको विश्लेषित किया था, क्योंकि जो माओवाद की नई विचारधारा के अनुसार ये सोवियत नेता क्या है, मार्क्सवाद और लेनिनवाद को छोड़ रहे हैं। जो माओवाद की नई विचारधारा है उनके अनुसार ये था कि ये जो सोवियत के नेता हैं ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद को छोड़कर संशोधनवादी और सामाजिक साम्राज्यवादी बन गए हैं। तो ये इसी पर इन्होंने जो है बोला था कि यूएसएसआर जो है सामाजिक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में इसको वर्णित किया था। आगे देखते हैं। ब्रिटेन के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि राज्यसभा की न्यायिक शक्तियों की समाप्ति का प्रस्ताव रखा था? तो क्योंकि न्यायिक शक्तियाँ जो हैं इसके पास, राज्यसभा के पास हैं, तो किसने, कौन से प्रधानमंत्री थे जिसने न्यायिक शक्तियों, जो राज्यसभा है उसकी न्यायिक शक्तियों की समाप्त करने की बात कर रही थी? क्या मार्गरेट पेचर या जॉन मेजर या टोनी ब्लेयर या हेरल्ड विल्सन? तो जो टोनी ब्लेयर थे इन्होंने जो है न्यायिक शक्तियों की समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था, जो राज्यसभा की न्यायिक शक्तियाँ हैं उनको। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संवैधानिक सरकार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार की बात हो रही है। क्या है? संवैधानिक सरकार सीमित सरकार का एक रूप है, या संवैधानिक सरकार वह है जिसमें संविधान से सत्ता प्राप्त की जाती है, या संवैधानिक सरकार वह है जहां सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष होता है,
या सांविधिक सरकार वह है जहाँ संविधान और विधि सत्ता को सीमित और अभिपुष्ट करते हैं, जहाँ संविधान और विधि सत्ता को सीमित और अभिपुष्ट करते हैं। ऑप्शन आपके सामने कोट के रूप में है 1 2 4, 2 4, 2 3 4 या 1 और 3। कौन है इसमें सही ऑप्शन? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि पहला जो सीमित सरकार का एक रूप है, यानी कि ये इसको संविधान के अनुसार चलना होता है, वह है। और ये सांविधिक सरकार और क्या है? वह है जिसमें संविधान से सत्ता प्राप्त की जाती है, यानी कि ये संविधान के से ही सत्ता मिलती है। और दूसरा है कि तीसरा, ये जहाँ सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो ये नहीं होगा। वह है जहाँ संविधान और विधि सत्ता को सीमित और अभिपुष्ट करते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा तीनों सेंटेंस यहाँ पर सही हो रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक अपनी जाति बहुमति यानी कि एथनिक मेजॉरिटी के संबंध में संस्थागत अधिमानी व्यवहार की नीति का अनुसरण करता है? कौन करता है? बांग्लादेश करता है, मलेशिया करता है, मिस्र करता है या फिलीपींस करता है? कौन करता है? तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी जो है यहाँ पर सही हो रहा है। तो मिस्र जो है जाति बहुमत के संबंध में संस्थागत अधिमानी व्यवहार की नीति का अनुसरण करता है। मिस्र में ऐसा किया जाता है। अगला है, यह विचार कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने से पूर्व संसद को चाहिए कि वह एक वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना का पता लगाए। यह अंश है फ्रांस के संविधान का, यूएसए के संविधान का, आयरलैंड गणतंत्र के संविधान का या जर्मनी के संविधान का। तो ये अंश जो उपर्युक्त अंश है, यहाँ से यहाँ जो कहा गया है, तो ये जर्मनी के संविधान का अंश है। देखते हैं ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन, द्वैत संघवाद डुअल फेडरलिज्म संघवाद का तात्पर्य है राष्ट्रीय और राज्य सरकारों का कार्यक्षेत्र पृथक है। राष्ट्रीय और राज्य सरकारें क्या है? अंतर्निर्भर हैं, या राष्ट्रीय और राज्य सरकारों से अपेक्षा हो कि वे परस्पर मिलकर जनहित की वृद्धि में कार्य करें, या राष्ट्रीय और राज्य सरकारें का एक समान कार्य है। तो जो द्वैत संघवाद है उसके लिए ये जो सेंटेंस उपयुक्त है कि राष्ट्रीय और, इसका तात्पर्य होगा कि राष्ट्रीय और राज्य सरकार का एक समान कार्य है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा द्वैत संघवाद का। देखते हैं, ब्रिटिश संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटेन का एकात्मक संविधान है, ऐसे देख लेते हैं। दूसरा है, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। तीसरा है, ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। और ये 3 सेंटेंस हैं, कूट यहाँ पर दिए गए हैं। तो कौन कौन से सही हैं? यहाँ पर ब्रिटेन में एकात्मक संविधान है, ये भी सही है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, बिल्कुल है संप्रभु वहाँ की संसद जो है। और ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है, ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है। ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही ही नहीं गई है। तो पहला और दूसरा कहाँ पर सही हो रहा है? ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूची 1 सरकार के प्रकार, सूची 2 है उसकी विशेषताएं के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर आपको चुनना है। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। अब देखते हैं, ऑप्शन है संसदीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, संघीय व्यवस्था, एकात्म और क्या है? एकात्म व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं। फेडरल सिस्टम संघीय व्यवस्था को बोलते हैं। अध्यक्षात्मक को प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं और संसदीय सरकार को पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके पास है शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का विभाजन, शक्ति पृथक्करण और सामूहिक उत्तरदायित्व। तो जो संसदीय सरकार है इसका हो जाएगा 4, क्योंकि ये सामूहिक उत्तरदायित्व, कार्यपालिका जो है ये सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना इसमें
संसदीय सरकार में होती, मैं यहाँ कहाँ लिखने लग गई, संसदीय सरकार में होती है ये। संसदीय सरकार में क्या होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है। अगर हम अध्यक्षात्मक सरकार की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें शक्ति पृथक्करण जो तीसरा है ये इसके लिए फिट हो जाएगा, उपयुक्त सेंटेंस है। और अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, संघीय व्यवस्था में क्योंकि जो है ये फेडरल सिस्टम है तो इसमें जो है शक्तियों का विभाजन होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा दूसरा, यहाँ संघीय व्यवस्था में दूसरा हो जाएगा, यानी कि शक्तियों का विभाजन हो जाएगा। और शक्तियों का केंद्रीकरण, जो यूनिटरी सिस्टम होता है इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, आप सभी को पता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1, बी ऑप्शन यहाँ पर 4 3 2 1 सही हो रहा है, बी जो है सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएसए के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, कौन सा कथन सही है, केवल जनमत संग्रह द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, या केवल सीनेट द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, या महाभियोग की प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा में प्रारंभ की जाती है और उस पर सीनेट विचारण कोष्ठ जो ट्रायल चैम्बर होता के रूप में काम करता है, या फिर महाभियोग का प्रस्ताव सीनेट में प्रारंभ किया जाता है और प्रतिनिधि सभा विचारण कोष्ठ के रूप में कार्य करती है। तो मैंने जो आज वीडियो अपलोड किया है प्रतिनिधि सभा की कार्य एवं शक्तियाँ, उसमें ये चीज़ हमने अच्छे से समझाई है कि महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ होती है, प्रतिनिधि सभा में प्रारंभ की जाती है और सीनेट जो है उसका अंतिम निर्णय लेती है, और इस समय ये न्याय जो है जो है इस पे सुनवाई करती है। और अगर यहाँ दोष जो है सिद्ध हो जाते हैं, लगाए गए दोष सिद्ध हो जाते हैं, तो उस अधिकारी को या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश जो भी है जिस पर महाभियोग चलाया जा रहा है तो उसको वो पद छोड़ना पड़ता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है बिल्कुल। तो इसीलिए जो वीडियोस मैंने कॉन्सेप्ट पर वीडियोस जो डाले हैं वो आप पक्का देखें, चाहे स्पीड पर डाल के देखें पर पक्का देखें, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था का अंग नहीं है, जैवी निषेधाधिकार, या सामूहिक उत्तरदायित्व, या सीनेट शिष्टाचार, या गतिरोधन जिसको फिलीबस्टरिंग, ये फिलीबस्टरिंग होता है, फिलीबस्टरिंग होता है। ये एक जो है व्यवस्था है और इसको मतलब अच्छे रूप में नहीं गलत सेंस में देखा जाता है, क्योंकि इसमें जो है क्या है, जो सीनेट के सदस्य होते हैं वो लगातार बोलते ही रहते हैं। अगर उन्हें कोई विधेयक पारित नहीं करवाना होता है तो वो लंबे भाषण देते रहते हैं घंटों के हिसाब से, और वो उसका पूरा टाइम खा जाते हैं, विधेयक पारित नहीं हो पाता है। तो ये बुराई के रूप में देखा जाता है। तो ये तो है ही वहाँ का, ये है सीनेट शिष्टाचार होता है, ये भी होता है क्योंकि जो है राष्ट्रपति को सभी नियुक्तियाँ, संधियाँ ये सब करने के बाद उससे पुष्टि करवानी पड़ती है, ये भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है क्योंकि वहाँ जो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व संसदात्मक में पाया जाता है, और ये भी है। तो ऑप्शन क्या नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, हाँ नहीं पूछ रहा है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीतिक यथार्थवाद निम्नलिखित में से किसकी स्वायत्तता का समर्थन करता है? तो जो राजनीतिक यथार्थवाद है सामाजिक क्षेत्र की जो है स्वायत्तता का समर्थन करता है, या राजनीतिक क्षेत्र की, या राष्ट्रीय क्षेत्र की, या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की। तो अगर हम बात करें कि राजनीतिक यथार्थवाद जो है राजनीतिक क्षेत्र में स्वायत्तता का ये समर्थन करता है, तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही हो रहा है। और यथार्थवादियों ने यह मान्यता रखी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में प्रत्येक राष्ट्र को अपनी समझ से अपने लिए उपयुक्त नीति का चयन करना चाहिए और किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्देशों के अनुसार अपनी नीतियों का चयन नहीं करना चाहिए। यानी कि हर देश का जो है हित अलग है, उसकी जो कंडीशन अलग है, उसका एनवायरनमेंट, पर्यावरण, ज़रूरतें, ये सब चीज़ें अलग हैं।
तो उसको अपनी समझ से अपने राष्ट्र हित में जो है नीतियों का चयन करना चाहिए। किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े बड़े देश हैं इनके निर्देश के अनुसार पे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र का समर्थन, राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता का समर्थन करता है कौन, यथार्थवाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है मॉर्गनथाउ के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत में राजनीतिक क्षेत्र स्वायत्तता निम्नलिखित में से किस एक को निर्दिष्ट करती है। जो इनकी रियलिस्टिक थ्योरी है, यथार्थवादी सिद्धांत है मॉर्गनथाउ का, तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत में राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता निम्नलिखित में से किस एक को निर्दिष्ट करती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की स्वायत्तता, या विधायिका की तुलना में निर्णयकर्ताओं की स्वायत्तता, या फिर अन्य विचारधारा के मानकों को पूर्ण अवहेलना करते हुए राजनीतिक कार्य की स्वायत्तता, या फिर राज्य के अन्य अभिकरणों या अंगों की तुलना में नीति निर्धारकों की स्वायत्तता। तो जो हैंस मॉर्गनथाउ हैं इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण कृति अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, ये इनकी जो है एक पुस्तक है, इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि यथार्थवादी दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए इन्होंने जो है इसमें कहा कि राजनीतिक अनिवार्यता और नैतिक कर्तव्य दोनों मांग करते हैं कि किसी देश की राष्ट्रीय हित ही उसका विदेश नीति का एकमात्र जो है मार्गदर्शक होना चाहिए, एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। तो और इसलिए कोई जो है राष्ट्र है उसको कोई भी निर्णय अपने हित में लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है कि अन्य विचारधाराओं के मानकों को पूर्ण अवहेलना करते हुए राजनीतिक कार्य की स्वायत्तता यहाँ पर सही हो रहा है। हैंस मॉर्गनथाउ ने जो है राष्ट्रीय हित को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित को जो है ऊपर रखा है। अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार जो है निर्णय लेने हैं, नीतियाँ बनानी है, सब कुछ अपने राष्ट्रीय हित में ही करना चाहिए और इनके अनुसार राष्ट्रीय हित ही जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1, सूची 2। सूची 1 क्या है, देश है। सूची 2 में राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार हैं को साथ में इन दोनों को जो है सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही आंसर देना है आपको। तो सूची 1 में क्या है, चीन है, जर्मनी है, फ्रांस है, दक्षिण अफ्रीका है। और सूची 2 में क्या है, संघीय प्रतिनिधि जनतंत्रीय गणतंत्र है, संप्रभु जनतंत्रीय गणतंत्र है, और क्या है, लोक जनतंत्र समाजवादी गणतंत्र है। चौथा ऑप्शन क्या है, अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणतंत्र। तो देखते हैं चीन में क्या है, चीन में है लोक जनतंत्र समाजवादी गणतंत्र, यानी कि चीन के सामने हम तीसरा कर देते हैं। जर्मनी में क्या है, जर्मनी में है संघीय प्रतिनिधि जनतंत्रीय गणतंत्र, तो यहाँ हम 1 कर देते हैं। फ्रांस में क्या है, फ्रांस में है अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणतंत्र, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 4। और दक्षिण अफ्रीका क्या है, संप्रभु जनतंत्रीय गणतंत्र, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं। 3-1-4-2, 3-1-4-2, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है चीन के संविधान का निर्वचन नहीं या निर्वचन होगा, इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, यानी कि व्याख्या की बात हो रही है यहाँ पर। तो चीन के संविधान का आसान लैंग्वेज में आ जाते हैं व्याख्या, चीन के संविधान की व्याख्या तथा उसके कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविज़न का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका है। तो उसका जो व्याख्या और सुपरविज़न ये उत्तरदायित्व किस पर है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति का है, या सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, या सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, या स्टेट काउंसिल। तो जो ये निर्वचन और सुपरविजन दोनों का काम क्या है, किसका है, जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति है उसका ये दोनों ही कार्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निम्नलिखित में से किस रूप में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारावाद की अवश्यंभावी विजय,
की आशा रखते हुए बुर्जुआ और साम्यवादी व्यवस्थाओं के बीच शक्ति के लिए संघर्ष, या दो देशों या देशों के समूहों में जो शक्ति संतुलन बनाए रखने से नियंत्रित रखे जा सकते हैं के बीच शक्ति के लिए संघर्ष, या देशों के बीच अन्योन्य क्रियाएं जो शांतिपूर्वक ढंग से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थापन द्वारा संचालित की जा सकती हैं, या देशों के बीच अन्याय क्रियाएं जो उन देशों के नेताओं द्वारा पथ प्रदर्शित तथा गठित की जाती हैं। तो जो मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इसमें निम्नलिखित रूप से ये यही समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारावाद की अवश्यंभावी विजय की आशा रखते हैं और बुजुर्गों और साम्यवादी व्यवस्थाओं के बीच शक्ति के लिए संघर्ष होगा, ऐसा ये मानते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो मार्क्सवादी हैं ये मानते हैं कि पूंजीवाद में मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीवाद में जो है पूंजीवाद के विस्तार के साथ साथ क्या है, प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र राज्यों में विभाजित नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो बड़े बड़े परस्पर विरोधी वर्ग सामने आएंगे, जो कि बुर्जुआ होंगे और पूंजीपति होंगे। एक बुर्जुआ वर्ग होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की बात ये कर रहे हैं कि एक जो है बुर्जुआ वर्ग रहेगा और दूसरा पूंजीपति रहेगा। इन दो वर्गों में जो है ये बट जाएंगे और इन दोनों का संघर्ष ही भावी विश्व का मुख्य संघर्ष होगा। जो भावी विश्व का जो युद्ध होगा या संघर्ष होगा या क्रांति होगी, जो भी होगा, तो इन दोनों के मध्य का ही होगा, ऐसा इनका मानना है। तो देखते हैं अगला, निर्वाचन की थकान। जो इलेक्टोरल फटीग जिसको हम बोलते हैं, इस पद का मतलब जी ये जो कथन है इसका क्या अर्थ है? व्यापक प्रचार कार्य के कारण अभ्यर्थियों की शारीरिक स्थिति, या निर्वाचन यंत्र की धीमी गति की प्रवृत्ति, या निर्वाचन में हुए भारी व्यय के कारण राज्य के कोष पर बोझ, या बार बार होने वाले निर्वाचन के कारण जनता की उदासीनता। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा कि बार बार निर्वाचन होने के कारण जनता की उदासीनता। जब निर्वाचन अपने टाइम पर होते हैं और सरकार स्थायी होती है, रुकती है वहाँ, तो जब अगेन निर्वाचन होते हैं तो जनता की उत्सुकता दिखती है। लेकिन अगर कुछ महीनों में सरकार गिर रही है, निर्वाचन हो रहे हैं, तो जनता भी मतलब थक जाती है, वोट दे के अपने काम धाम छोड़ के वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेना कम कर देती है। इसी को इलेक्टोरल फटीग कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से नौ यथार्थवाद के सिद्धांत का अग्रणी कौन है? जो नियो रियलिज्म है, इसका पायनियर कौन है? तो केनेथ वाल्टज है, या हंस मार्गेनथाउ है, या क्या है, बैरी बुजान है, या रॉल प्रीवियस है, कौन है? तो जो ये नौ यथार्थवाद है, इस सिद्धांत का अग्रणी कौन है? तो इस सिद्धांत के अग्रणी हो जाएंगे केनेथ वाल्टज जो है इसके अग्रणी हो जाएंगे। तो केनेथ वाल्टज यहाँ पर पायनियर हो रहे हैं आपके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग के जो मिश्रित उद्देश्य खेल हैं, इसकी संकल्पना से पूर्णतया कौन से दृष्टिकोण निहित हैं? राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, या फिर सामरिक और सैनिक दृष्टिकोण। तो जो सेलिंग के मिश्रित उद्देश्य खेल हैं, इससे जो है ऑप्शन से यहाँ पर सही हो रहा है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो है इसमें निहित है, क्योंकि सेलिंग ने अपना विश्लेषण मुख्यतः सीमित युद्ध और निवारण पर और शस्त्र नियंत्रण की समस्याओं पर लगाया है। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण इससे संबंधित है। आगे देखते हैं, निर्णयन सिद्धांतकार निम्नलिखित में से किस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं? किसी राष्ट्र द्वारा लिए गए विदेश नीति निर्णयों पर, या घरेलू राजनीति का विदेश नीति निर्णयों पर पड़ने वाले प्रभाव पर, या विशिष्ट निर्णयकर्ता पर जो राष्ट्र के नाम पर प्रतिनिधित्व और कार्य करते हैं, या वास्तविक तथा वस्तुपरक परिवेश पर जो विदेश नीति के निर्णयों
को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें जो है निर्णय सिद्धांतकार कार्ल ड्यूस ने अपनी जो इनकी एक पुस्तक है नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कौन है? कार्ल्स ड्यूस है। ये इनकी बुक कौन से? नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। चलो इसको इंग्लिश में ही देख लो, गवर्नमेंट। तो इस पर जो है इन्होंने इसमें इसके अंतर्गत ये बताया है कि जो विभिन्न देशों के नीति निर्माता हैं और ये क्या करते हैं कि विश्व राजनीति के अंतर्गत जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है उसके अंतर्गत जो लगातार बदलती हुई परिस्थितियां हैं इनको ध्यान में रखते हुए अपने लिए यानी कि अपने देश के लिए उपयुक्त राजनीति का निर्णय करते हैं। तो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये अपने देश के हित के लिए जो है ये नीतियाँ उन्हीं प्रकार की नीतियाँ बनाते हैं जो अपने देश के हित में हो। तो कार्ल ड्यूस द्वारा इनकी पुस्तक नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ये तर्क जो है दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सकारात्मक रोग वाले खेल में एक कर्ता जितना जीतता है तो दूसरा उतना ही हारता है। लाभ और हानि अनिवार्यतः समान नहीं होते और दोनों पक्ष लाभान्वित हो सकते हैं। लाभ हानि अनिवार्यतः समान है और दोनों ही पक्ष एक समान लाभान्वित हो सकते हैं या दोनों ही कर्ता हार सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लाभ और हानि अनिवार्यतः समान नहीं होते हैं और दोनों ही पक्ष लाभान्वित हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। क्या है? प्रत्यक्षण, कल्पना, प्रत्याशा, सूचना, अधिभार। जॉन बर्टन द्वारा विवेचित उपरोक्त कारकों में से कौन से निर्णय को निर्धारित करते हैं? 1 तथा 4, 1 तथा 2, 2, 3, 4 या 1, 3, 4। तो जो जॉन बर्टन है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्णय निर्माण जो सिद्धांत है इनके जो प्रमुख प्रतिपादक हैं उनमें से ये एक हैं। कौन है? जॉन बर्टन प्रमुख प्रतिपादकों में से एक हैं। और इनके अनुसार क्या होता है कि परिस्थिति की समझ, राष्ट्रों की आकांक्षाएं तथा सूचना प्रभार, इन 3 तत्वों पर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया निर्भर करती है। तो जो है परिस्थिति की समझ और जो है राष्ट्रों की आकांक्षाएं, परिस्थिति की समझ और सूचना प्रभार, अतिभार नहीं होगा, प्रभार होगा। ये सारी चीज़ें जो है निर्णय को निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा ये सही हो जाएगा। सी, ऑप्शन सी वहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नियमित निर्वाचन जनतंत्र का प्रमुख मूल्य है। साम्यवादी देशों में नहीं कराए जाते हैं। जनतंत्र का आवश्यक परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है या वैधता प्राप्त करने हेतु तो सैनिक शासकों द्वारा कराया जाता है। तो नियमित निर्वाचन क्या है? जनतंत्र का आवश्यक है। क्या है? ये आवश्यक एक क्या है? कंडीशन है, परंतु पर्याप्त नहीं है क्योंकि यही एक जो है नहीं हो सकता है कि नियमित निर्वाचन ही जनतंत्र का एक मूल्य नहीं हो सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसमें कहना क्या चाह रहा है कि जो ये नियमित निर्वाचन है इसके अलावा ये तो एक मतलब है ही आवश्यक मूल्य है जनतंत्र का। इसके अलावा क्या होता है कि वहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए और ये निर्वाचन लोकतांत्रिक होने चाहिए और सही तरीके से होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भी वैल्यू करती हैं, महत्व रखती हैं अपना। तो सिर्फ एक ये जो मतलब नियमित निर्वाचन यही एक जो है ये नहीं मूल्य नहीं हो सकता है क्योंकि
ये चीज़ तो जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं या सर्वाधिकार प्रणालियों में भी ये चीज़ अपनाई जाती है कि नियमित निर्वाचन हो रहे हैं, लेकिन वो निर्वाचन कैसे होते हैं, वो बंदूक की नोक पर होते हैं या फिर कुछ और भी उसमें कई सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं तो और निर्वाचन हो जाते हैं। देखने को और बताने के लिए वो लोकतांत्रिक या जनतंत्र होता है, लेकिन वहाँ जो है पीछे कुछ और ही दृश्य चल रहे होते, कुछ और ही सीन होता है। तो नियमित निर्वाचन के साथ साथ और भी बहुत चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी होती हैं जनतंत्र के लिए। ओके, आज के लिए हमने 35 क्वेश्चन लिए थे, हो गए कंप्लीट। और अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज करके देखिए, जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो उसको वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर ये वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।